बीए सेकंड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कल मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी के ईश्वरीय सत्ता का राज्य, सेकुलरिज्म से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद पर बात शुरू की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तृतीय सेमेस्टर का जो कोर्स है, उस कोर्स में आधुनिक पश्चिमी विकास तथा इसका भारत का प्रवाह, यह आपका चैप्टर है। मैंने कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सर्वसत्तावादी राज धर्म राज्य पर बात की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिम के व्यवस्थावाद से असहमत हैं। व्यवस्थाओं के बधे बधाए चौखटों में मानव को फिट करने के प्रयत्न को मनुष्य के प्रति किया गया अपराध मानते हैं। समझ गए आप? व्यवस्थाओं में मनुष्य को व्यवस्थाओं में के चौखटों में बधे रहना नहीं चाहते हो। मनुष्य को स्वतंत्र प्राणी मानते हैं। उसका विवेक स्वतंत्र हो, उसकी सोच स्वतंत्र हो, उसका चिंतन स्वतंत्र हो, उसकी दूरदृष्टि स्वतंत्र हो। ऐसा दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है। विवेक संगत व्यवस्था के हिमायती होते हुए भी उनकी यह मान्यता है कि मनुष्य तत्व निर्णायक होता है। मनुष्य तत्व क्या होता है? निर्णायक होता है। व्यवस्था की अंतर्निहित तर्क संहिता की कितनी भी महत्ता हो, व्यवस्था की कितनी भी महत्ता हो, मनुष्य के बिना व्यवस्था चल नहीं सकता। व्यवस्था के बिना, मनुष्य के बिना कोई व्यवस्था रह नहीं सकती। जो भी व्यवस्था बनती है वह मनुष्य को लेकर के बनती है। कोई भी व्यवस्था मनुष्य से ऊपर नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से वे मनुष्य निर्माण के कार्य को अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्व संस्कृतिवादी और संस्कारों का पुतला के रूप में मनुष्य को देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी राज्य विरोधी तथा सत्तावादी दोनों अतिवादी खेमों से अपने को मुक्त करते हैं। वे न राज्य विरोधी हैं, वे न सत्तावादी हैं। वे प्रतिपादन करते हैं कि वो कहते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको, राजा को बताया है कि न तो उसे क्षीण दंड होना चाहिए न उग्रदंड, अपितु उसे मृदुदंड होना चाहिए। यदि शासक दंड नीति का अत्यधिक सहारा लेता है तो प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा होती है। जब धर्म भाव के स्थान पर दंड की ही प्रजा के आचरण का नियामक बन जाए तो दंड नीति का प्रभाव हो जाता है तथा धर्म का ह्रास होने लगता है। निरंकुश राजाओं के शासन में धर्म की ग्लानि का यही प्रमुख कारण है। राज्य के प्रभाव का निषेध करते हुए वे आगे कहते हैं कि राज्य जब सब प्रकार की विभूतियों को अपने अधीन कर लेता है तब भी उसका प्रभाव पैदा होकर धर्म की हानि होती है। राज्य की शक्ति और क्षेत्र अमर्यादित हो जाए तो संपूर्ण जनता राज्य मुखापेक्षी बन जाती है। वहाँ राज्य का प्रभाव हो जाता है। इस अवस्था में धर्म को धक्का लगता है। दीनदयाल उपाध्याय व्यवस्था से व्यक्ति या व्यक्ति से व्यवस्था की खंडात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए चाहते हैं कि व्यक्ति एवं व्यवस्था दोनों के धर्म का पालन होनी चाहिए। वस्तुतः वो प्राचीन भारत में राजधर्म की परंपरा को स्वीकार करते हैं। व्यवस्था के नाम पर राज्यवाद के पोषण के न वे विरोधी थे, लेकिन राज्य की व्यवहारिक आवश्यकता को व्यक्ति व समाज को धर्म मानते थे। दीनदयाल जी राज्य को धर्म मानते हैं, व्यवस्था को धर्म मानते हैं, व्यक्ति को उनके धर्म का पालन करने का एक आधार मानते हैं। धर्म के विपरीत वह कहीं नहीं जानते। जो राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व होता है, वह नेतृत्व अगर अधिक दंड देता है तो क्या होगा? समाज में विद्रोह हो जाएगी। अगर वह कम दंड देगा तो समाज में अपराध पैदा होगा। अगर वह अधिक दंड देगा तभी समाज में गुस्सा होगा। कोई भी नेतृत्व समाज और व्यक्ति के गुस्सा को लेकर के जीवित नहीं रह सकता। उसे गुस्से को शांत करना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का भी यही भाव है कि लोकतंत्र में लोक सर्वोच्च होना चाहिए, तंत्र बाद में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि तंत्र की उपादेयता ज़्यादा सिद्ध की जाती है, लोक की उपादेयता को कम कर दिया जाता है। दीनदयाल जी इसको नहीं मानते। तो इस प्रकार आप देखिए कि धर्म राज्य की परिभाषा दीनदयाल जी बहुत अच्छी तरह करते हैं। उनके लिए लोक धर्म है, उनके लिए व्यवस्था धर्म है, उनके लिए कर्तव्य धर्म है।
ये सारे के सारे जो भाव हैं दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन के, ये सारे भाव प्राचीन भारतीय मूल्य हैं। वे भारतीयता के प्रतीक हैं। वे भारत में भारत को खोजते हैं। जिस समय दीनदयाल उपाध्याय जी अपने चिंतन का प्रतिपादन कर रहे थे, उस समय भारत एक नव शैशव स्वतंत्र भारत था। उस समय विचारधारा का मतलब नहीं था। वामपंथी विचारधारा आगे बढ़ रही थी, उदारवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की जा रही थी, नेहरू जैसे लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को आगे बढ़ा रहे थे। दीनदयाल जी वामपंथ, लोकतांत्रिक समाजवाद और अन्य समाजवादों के बीच में के मध्य एक मध्य का रास्ता अपनाते हैं, और इसलिए उनका धर्म राज्य एक व्यापक दृष्टि पैदा करता है। धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं होता, धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं होता, धर्म का मतलब सांप्रदायिकता नहीं होता। धर्म तो सर्व है, धर्म तो सभी के सुख के लिए है, धर्म किसी को हानि नहीं पहुंचाता, धर्म सभी के कल्याण की बात करता है, धर्म सभी के उत्थान की बात करता है। धर्म आर्थिक भी है, धर्म राजनीतिक भी है, धर्म सांस्कृतिक भी है, धर्म धार्मिक भी है, धर्म सामाजिक भी है। तो धर्म के इस भाव को लेकर के दीनदयाल उपाध्याय अपने विचार का प्रतिपादन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने प्रजातंत्र की अवधारणा को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। दीनदयाल उपाध्याय एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। वे लोकतंत्र की अवहेलना नहीं करना चाहते। लोकतंत्र को भी वो धर्म मानते हैं। लोकतंत्र के प्रति वो अपने को समर्पित भाव से देखते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब लोकतंत्र की स्थापना व वयस्क मताधिकार की संवैधानिक व्यवस्था हुई, भारतीय जन की दीर्घकालीन गुलामी, अशिक्षा, गरीबी के कारण वे एकदम दिए गए वयस्क मताधिकार के बारे में कुछ शंकित थे। भारत स्वतंत्र हुआ, 200, 300, 400 वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। 400 वर्षों की गुलामी में भारतीय लोग अशिक्षित हो गए, कुशिक्षित हो गए, निर्बल हो गए, गरीब हो गए, अभावग्रस्त हो गए, रोगग्रस्त हो गए, क्योंकि जो लोग भारत में शासन करने आए उन्होंने भारतीयों का ध्यान नहीं किया, उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों को दबाने के लिए उन्होंने प्रयास किए, भारतीयों को नष्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, लेकिन भारतीय नष्ट नहीं हुई। भारतीयों में एक ऐसी चित्त, एक ऐसी जिजीविषा थी जो तमाम झंझावातों को झेलते हुए भी भारतीयों ने अपने अंदर छिपी हुई भारतीयता को बचाए रखा, और आज भी बचाए रखा हुआ है। आप सोचिए कि अंग्रेजों के काल में कितना यातना हुआ होगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष की गाथाएं लोगों के बीच में जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम को समझने वाले लोगों को, अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने कितने बलिदान किए। ये किस चीज़ का बलिदान था? भारतीयों के स्वत्व की रक्षा का बलिदान था। वह किस चीज़ का बलिदान था? भारतीयों की आत्मा को सुरक्षित करने का बलिदान था। यह किस चीज़ का बलिदान था? भारतीयों के जो सनातन भारतीय धर्म था उसको सुरक्षित रखने का आंदोलन था। हम सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक भारत की, एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संदर्भ में न देखें, स्वतंत्रता संग्राम के उस भाव को समझें जो उसका मूल सत्व है। स्वतंत्रता संग्राम ने कई चीज़ें की। उसने भारत की ज्ञान परंपरा को भी सुरक्षित रखने का आंदोलन किया, उसने भारत की सांस्कृतिक परंपरा को भी सुरक्षित रखने का काम किया। इसलिए आप देखिए कि ज्ञान परंपरा, संस्कृति परंपरा, धर्म परंपरा, समाज परंपरा, आदिवासी परंपरा, समाज के पतित दलित लोगों की परंपराओं ने मिल करके, एकजुट होकर के, एकात्मबोध के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई लड़ी। और उसी में जब स्वतंत्र भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का पल्लवन पुष्पन हुआ। आप सोचिए कि एकाएक स्वतंत्र भारत को वयस्क मताधिकार दे दिया गया। जो अशिक्षित थे वो भी वयस्क मताधिकारी हो गए। उनको वोट देने नहीं आ रहा था, उनको ठप्पा लगाने नहीं आ रहा था, वे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानते थे, वो लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानते थे। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ उनका पेट था, उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ उनकी शिक्षा थी, उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ उनकी अच्छी किसानी से उत्पादन था। ये लोकतंत्र का अर्थ था। लेकिन लोकतंत्र का यह अर्थ हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र यही अर्थ नहीं है। तो ऐसे कुशिक्षित लोगों को आपने वयस्क मताधिकार दे दिया तो उनका निर्णय भी विवेकवादी नहीं हो सकता, ऐसा दीनदयाल मानते हैं। दीनदयाल का मानना था कि कुशिक्षित व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दे देने से
कैसे वो देश के नियामक बनेंगे? देश की व्यवस्था क्या होगी, देश की दूरदृष्टि क्या होगी, उसकी शासन व्यवस्था का क्या, कैसे नया राष्ट्र बनेगा, कैसे राष्ट्र का विकास होगा, वो उस चीज़ को समझते नहीं थे। तो इस चीज़ को न समझने से ऐसे लोगों को, जब आपने कुशिक्षित लोगों को आपने वयस्क मताधिकार दे दिया तो लोकतंत्र लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत होता गया। इन्हीं भारतीयों, कुशिक्षित भारतीयों ने, इन्हीं अशिक्षित भारतीयों ने, इन्हीं निर्बल भारतीयों ने भारत के लोकतंत्र को 70 सालों तक, आज तक 2021 तक अक्षुण्ण बनाए रखा। अब तो नवयुवक पढ़ा लिखा हो रहा, अब सोशल मीडिया का जोर है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, विमर्श हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, एक दूसरे से वैचारिक टकराव भी हो रहे हैं। तो लोकतंत्र धीरे धीरे भारत में बढ़ता रहा। भारत में लोकतंत्र में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ कभी हिंसात्मक नहीं हुआ। एक पार्टी ने चुनाव जीता, सरकार बनाया, जब वो हार गया तो उसने सहजता से दूसरी पार्टी को सत्ता दे दी। जबकि भारत का जो मूल संस्कृति था वो सत्ता के लिए संघर्ष का था, और सत्ता के संघर्ष के संदर्भ का ही लाभ उठा करके अंग्रेजों और मुगलों ने भारत पर शासन करने का प्रयास किया और भारत पर शासन किया। तो दीनदयाल जी इस चीज़ को जानते थे। गरीब आदमी को वयस्क मताधिकार से क्या मतलब? गरीब आदमी को तो पेट की भूख से मतलब है, ऐसे व्यक्ति को वयस्क मताधिकार। लेकिन यही गरीब आदमी राष्ट्र के प्रति चेतित था, यही गरीब आदमी राष्ट्र के प्रति समर्पित था, यही गरीब आदमी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा था। और इसी गरीब व्यक्ति ने भारत में लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन दीनदयाल जी उस समय, जिस समय वो काम कर रहे थे, उस समय वो इस अशिक्षित भारत, कुशिक्षित भारत, निर्बल भारत, गरीब भारत को वयस्क मताधिकार देने के प्रति और उसके निर्णय देने के प्रति सशंकित थे। लेकिन आप देखिए 52 से लेकर के अब तक के जो लोकसभा, विधानसभा और छोटे छोटे पंचायत राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने क्या फैसला दिया? जनता ने विवेकवादी फैसला दिया। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो लोगों को लगा कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमारा संविधान खतरे में है। तो भारत के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग सबका विभेद करते हुए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार दीनदयाल जी ने शंकित जरूर थे, लेकिन भारत के लोग विवेकवादी रहे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अभावग्रस्त हो, लेकिन भारत के लोगों का मेधा, जो प्राकृतिक मेधा है, वह विवेकवादी रही है। लेकिन जल्दी में वो दीनदयाल जी इस चीज़ को समझे, जल्दी से उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि सहभागिता का अवसर ही शिक्षा का भी सबसे बड़ा माध्यम है। सहभागिता होनी चाहिए, शिक्षा सहभागिता सिखाती है, शिक्षा एक दूसरे से जुड़ना सिखाती है। दुर्भाग्य है कि आज का जो वर्तमान शिक्षित वर्ग है वो ज़्यादा बटा हुआ है। आज का शिक्षित वर्ग जातिवाद में बटा हुआ है, फेमिनिज्म में बटा हुआ है, रंग भेद में बटा हुआ है, अमीर गरीब के अहंकार में बटा हुआ है, पाखंड में बटा हुआ है। ये दुर्भाग्य इस देश का। लेकिन दीनदयाल जी मानते हैं कि शिक्षा सहभागिता का सबसे बड़ा माध्यम है। अतः वे वयस्क मताधिकार के प्रबल पक्षधर आगे चल करके बन गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता है कि लोकतंत्र भारत को पश्चिम की देन नहीं है। ये स्पष्ट करते थे कि भारत में लोकतंत्र उसके खून में है। बौद्ध गणराज्य, प्राचीन भारत, सब में लोकतंत्र की बात की गई है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, यह लोकतंत्र की परिभाषा है। न कोई दरिद्र हो, न कोई दुखी हो, न कोई दीन हो, न कोई अबुध हो, सब समान हो। समानता का अवसर ही भारत के लोकतंत्र का मूल आधार रहा है। यह समानता पश्चिम से उधार लेके नहीं आई, यह समानता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समानता के स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर ही भारत जैसे विविधतावादी देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। भारत की राज्य अवधारणा प्रकृततः लोकतंत्रवादी। वो बहुत सुंदर बात लिखते हैं, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। वैदिक सभा और समिति का गठन जनतंत्रीय आधार पर ही होता था। मध्यकालीन अनेक गणराज्य पूर्णतः जनतंत्रीय थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में भी हमने राजा को मर्यादाओं में जकड़कर प्रजा अनुरागी ही नहीं, प्रजा जन अनुरागी बना दिया। मोनार्की जब हमारे यहाँ थी, राजतंत्र था, तब भी राजा क्या था? प्रजा अनुरागी था।
प्रजा के प्रति समर्पित था। यह कहा जाता था, कौटिल्य ने कहा कि यदि प्रजा कष्ट भाग पाता है उसके राज्य में तो राजा पापी है। अगर राजा प्रजा को कष्ट देता है तो ऐसे राजा को मार डालना चाहिए। इस तरह के भाव प्राचीन भारत में दिए गए हैं। अब आप देखिए कि उनके विरुद्ध जनता का विद्रोह, उनको आदर्शक शासक मान के जनता को विद्रोह का अधिकार दिया प्राचीन भारत में। जनता को विद्रोह का अधिकार दिया गया प्राचीन भारत में। लेकिन आदर्श शासक वह है, आदर्श नेतृत्व वह है जहां विद्रोह न पनपे, जहां जनता संतुष्ट रहे, जनता असंतुष्ट न रहे। तो हीनता की श्रेणी में व्यक्ति को लाना, मनुष्य को हीनता से मुक्त कराना, मनुष्य को स्वावलंबी बनाना, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना, मनुष्य को अपने स्वत्व को, अपने स्व को देखने के लिए क्षमतावान बनाना, यही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। दीनदयाल जी कहते हैं कि लोकतंत्र की एक व्याख्या की गई है कि वह वाद विवाद से चलने वाला राज्य, विमर्श से चलने वाला राज्य। वादे वादे जायते तत्वबोधा, इसका उल्लेख करते हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत उचित है, किंतु यदि दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न न करते हुए अपने दृष्टिकोण का आग्रह करते जाएं तो वादे वादे जायते नहीं हो सकता। तब क्या हो जाएगा? तब वादे वादे जायते कंठ शोषा हो जाएगा। दीनदयाल जी वादे वादे जायते तत्वबोधा स्वीकार करते हैं। दीनदयाल जी वादे वादे जायते कंठ शोषा नहीं स्वीकार करते। वॉल्टेयर ने जब कहा था कि मैं तुम्हारे सत्य को नहीं मानता, किंतु अपनी बात कहने के तुम्हारे अधिकार के लिए मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा। वॉल्टेयर ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारा अधिकार है तो उस अधिकार की रक्षा के लिए जितना मेरे पास सामर्थ्य है मैं उस अधिकार की रक्षा का प्रयास करूंगा। तो उसने मनुष्य के केवल कंठ शोषा के अधिकार को ही स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति इससे बढ़कर वाद विवाद को तत्वबोध के साधन के रूप में देखती है। इन दोनों उद्धरणों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय पक्ष का योग्य प्रस्तुतिकरण किया। उस समय जब नेहरू का पश्चिमीकरण चल रहा था, वामपंथी हमारे देश में वैचारिक रूप से हावी थे, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय पक्ष का प्रस्तुतिकरण करके दोनों विचारधाराओं को चुनौती दी। लेकिन वॉल्टेयर के साथ न्याय नहीं हो सकता, ये हो सका, ये सभी जानते हैं। प्रथमतः वॉल्टेयर का प्रसिद्ध वाक्य एकदम वह नहीं है जो दीनदयाल संदर्भित करते हैं। द्वितीयतः इस कथन का संदर्भ वाद विवाद का महत्ता का प्रतिपादन नहीं है, वरन अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात है। दीनदयाल उपाध्याय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही लोकतांत्रिक मानसिकता का विकास होता है। लोकतांत्रिक मानसिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि लोकतंत्र कोई दिखावटी तत्व है। मानसिकता लोकतांत्रिक होना चाहिए और उसका योग्य समावेश होना चाहिए। इंग्लैंड में जहां आज की जनतंत्री पद्धति में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है, विरोधी दल के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। यह ब्रिटेन में है। खेल के लिए पैसे खेल के लिए जैसे दोनों दलों का होना आवश्यक है, किसी भी खेल के लिए पक्ष विपक्ष का होना जरूरी है। क्रिकेट मैच आज 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, 2 पक्ष होते हैं। कबड्डी होता है, 2 पक्ष होते हैं कि नहीं होते? दौड़ होता है, जो रेस होती है उसमें कई पक्ष होते हैं। तो बिना पक्ष के लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसलिए तो बहुदलीय शासन होनी चाहिए, द्विदलीय शासन होनी चाहिए या अनेक दलीय शासन होनी चाहिए। यह दलीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है। शासन की नीतियों पर विरोधी दल का सतत प्रभाव जरूर पड़ना चाहिए। दीनदयाल जी मानते हैं कि शासन की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार विरोधी दल को है। विरोधी दल शासन की नीतियों का आलोचना करता है तो सत्ताधारी दल सतर्क और चैतन्य रहता है। अधिकार है। आज भी देखिए लोकतंत्र में वर्तमान समय में गाली गलौज होते हैं। सरकार की नीतियों के जब चुनाव आते हैं तो सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन किए जाते हैं, उससे वोट का संचालन होता है। विरोध करने से जनता का समर्थन प्राप्त होता है। इस बात को दीनदयाल उपाध्याय स्वीकार करते हैं। उपाध्याय जी मानते हैं कि लोकमत परिष्कार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लोकमत परिष्कार क्या है?
लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और वह सामान्य इच्छा से जुड़ा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि लोकमत का तत्कालिक निर्णय चाहे बहुमत से हो, लेकिन लोकमत केवल बहुमत के शासन व अल्पमतों के वैचारिक स्वतंत्रता से अपने को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इससे दलीय कटुता व समाज में अखंड कलह का निर्माण होता है। अतः लोकतंत्र न बहुमत का शासन है न अल्पमत का, वह जनता की सामान्य इच्छा का शासन है। लोकतंत्र क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं लोकतंत्र को कि लोकतंत्र जनता की सामान्य इच्छा का शासन है। जनता अपनी सामान्य इच्छा को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाती, अतः सामान्य इच्छा के बारे में सामाजिक संभ्रम हो तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। वाचाल लोग बहुत उसका दुरुपयोग करते हैं। जो अच्छा वक्ता होता है, जो भीड़ जुटा सकता है, वह नेता बन जाता है। लेकिन यह लोकतंत्र नहीं है। भीड़ तंत्र से लोकतंत्र नहीं चल सकता। वाचाल इसलिए कहते हैं कि वाचाल लोग लोकतंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। उपाध्याय शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो जनता ब्रूटस के साथ होकर के जूलियस सीजर के वध पर हर्ष मना रही थी, वही थोड़ी देर बाद एंटोनियो के भाषण के उपरांत ब्रूटस का वध करने को उद्धत हो गई। भावनाओं का प्रवाह है, भीड़ भावनाओं का प्रवाह है। वाचाल लोग भीड़ को अपने नियंत्रित कर लेते हैं। मोबोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का अंतर समझना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि मोबोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का अंतर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच में डेमोक्रेसी को जीवित रखने का एक कठिन समस्या सामने है और दोनों पार्टी मोबोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में डेमोक्रेसी को जीवित रखना दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का मूल उद्देश्य है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बड़े आत्मीय दृष्टि से देखा। वो कहते हैं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र से अच्छा कोई शासन नहीं हो सकता, इसलिए हर देश को लोकतंत्र को बचाए रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद का मैं थोड़ी देर बाद इसको वीडियो को आपको दूंगा।